तो चलिए बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे आपको मार्शल अप्रोच अर्थात कार्नेल अप्रोच के टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने इससे पहले आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया। यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक है वो पूरी तरीके से दो पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। किस पार्ट में? एक तो मार्शल अप्रोच है और दूसरा आपका हिग्स और एलन अप्रोच। तो मार्शल के अप्रोच को हम कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं, जबकि हिग्स और एलन के अप्रोच को हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल अभी मार्शल के अप्रोच को हम पढ़ रहे हैं, यानी कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या होता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सच कहूँ तो मुझे पढ़ाने में बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा है। और पढ़ाने के साथ साथ आप देखेंगे, अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझिएगा। तो यहाँ पे अब मैं शुरुआत करता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के डिफिनेशन से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या। तो सबसे पहले देखिए, कंज्यूमर कौन होता है, आपको पता है ना कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वो होता है हु कंज्यूम कमोडिटी। सबको पता है कि जो क्या करता है, जो कोई हु कंज्यूम कमोडिटी, जो किसी गुड्स का क्या करे, कंजप्शन करे। किसी गुड्स का क्या करे, कंजप्शन करे। और कंज्यूमर तो चलिए बात समझ आ गई, क्यों करता है कंज्यूमर किसी गुड्स का कंजप्शन क्यों करता है? क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है भाई, फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। तो उसको जो है किसी भी गुड्स के लिए उसको क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए भाई, उसको संतुष्टि चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, कंजप्शन करता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम देखिए ऐसा पॉइंट होता है, हम कह सकते हैं अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर फ्रॉम कंज्यूमर डज नॉट मूव, कंज्यूमर डज नॉट मूव। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं डज नॉट मूव, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कंज्यूमर मूव नहीं होना चाहता, मतलब कंज्यूमर हटना ही नहीं चाहता यहाँ से। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आर या गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी जहाँ पे कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हो गया भाई। देखिए, कोई कंज्यूमर है, अब मान लीजिए कि उस कंज्यूमर ने क्या किया, उस कंज्यूमर ने कोई गुड्स का कंजप्शन किया, तो उसको जिस गुड्स से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी वही उसका क्या हो जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर पहुंच जाता है तो वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप भोजन करते हैं, तो आपको मान लीजिए पहली रोटी आपने खाई, तो पहली रोटी से क्या हुई, आपको अच्छा लगा, यूटिलिटी मिली और आपको लगा कि हाँ बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर आपको लगा कि नहीं, मुझे और खाना चाहिए, अभी भूख मेरे पास और है, अभी मुझे और भूख लगी है, तो आपने एक रोटी और खा ली। ठीक है, एक रोटी और खा ली। तो अब ये यहाँ पे जो आपने खाया रोटी ना, अब आपको लगा यार मेरा तो पेट भर गया, अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे भूख भी नहीं है और ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा रोटी खा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना तो आप एक्स्ट्रा खाएंगे और ना ही आप कम खाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो मैक्सिमम है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया, यानी जो दूसरी रोटी से मिलने वाली यूटिलिटी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले जब आपका एग्जाम में बैठोगे तो आपको डिफिनेशन क्या लिखना है, मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जब डिफिनेशन लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे कि इट रिफर्स, ठीक है ध्यान समझिएगा, इट रिफर्स टू a point of maximum, क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। कब? व्हेन, जब वह क्या करता है, व्हेन ही इज स्पेंडिंग, जब वह खर्च कर रहा होता है। और क्या खर्च कर रहा होता है, हिज गिवन इनकम, जब वह अपने इनकम को पूरी तरीके से खर्च कर रहा होता है। कहाँ पे खर्च कर रहा होता है, एक्रॉस डिफरेंट गुड्स, यानी अलग अलग गुड्स पे। ठीक है, एक्रॉस डिफरेंट गुड्स,
जब वो अलग अलग गुड्स के कम्बिनेशन पे क्या करता है, अपने इनकम को पूरी तरीके से खर्च कर रहा होता है। तो ये आपको उसका क्या हो गया, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल इसमें भी दे दूँ। मान लीजिए एक बर्गर आपने खाया और एक बर्गर खाने से आपको 10 यूटिल्स मिला, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो मज़ा आपको मिल रहा है उसको यहाँ पे मार्शल साहब ने कह दिया कि इसको हम यूटिल्स में नापेंगे। ठीक है, ये मज़ा ही जान लो। इन्होंने कहा ना कि इसको हम नापेंगे नंबर में, तो 10 यूटिल्स मिल रहा है। मान लीजिए आपने एक जो है पिज्ज़ा खाया, एक पिज्ज़ा आपने खाया, उससे मिला आपको 8 यूटिल्स। और मान लीजिए आपने एक जो है ऑरेंज खाया और उससे आपको मिला 6 यूटिल्स। तो अब बताइए आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस में मिला, बर्गर में। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए क्या होता है। अब मार्शल साहब जब अपना थ्योरी देने लगे तो इन्होंने कहा ऐसा है कि मैं 2 कंडीशन यहाँ पे बताता हूँ। मार्शल ने कहा कि जो इक्विलिब्रियम कंज्यूमर को मिलेगा, यानी जो इक्विलिब्रियम मिलेगा उसके 2 कंडीशन होंगे। तो इन्होंने 2 कंडीशन बताया, यानी इक्विलिब्रियम के 2 कंडीशन इन्होंने रख दी। और 2 कंडीशन क्या रख दिया इन्होंने पहला कंडीशन बताया। तो इन्होंने पहला कंडीशन क्या बताया, पहला कंडीशन कहा कि पहले कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा व्हेन वन कमोडिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, वन कमोडिटी कंज्यूम। बात समझ आ गई। इन्होंने कहा कि एक तो हम उस कंडीशन को पढ़ेंगे जब कंज्यूमर एक कमोडिटी केवल कंज्यूम करेगा, तब कंज्यूमर किस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम होगा, एक तो ये पढ़ेंगे। दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा कंडीशन ये होगा कि व्हेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन 2 कमोडिटी कंज्यूम, व्हेन 2 कमोडिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, इन्होंने दूसरा कंडीशन ये रख दिया कि अगर कंज्यूमर 2 गुड्स का कंजप्शन करेगा तब उस केस में वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा। तो इन्होंने 2 कंडीशन रख दिया। अब हम इन दोनों कंडीशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अगर कंज्यूमर एक गुड्स का कंजप्शन करे तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहला कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन फर्स्ट को देखते हैं। तो कंज्यूमर फर्स्ट है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी कंज्यूम। ठीक है, वन कमोडिटी कंज्यूम। तो इन्होंने कहा कि अगर कंज्यूमर पहले केवल एक गुड्स का कंजप्शन करता है तब उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो इन्होंने कहा कि इसके 3 फैक्टर होंगे। पहले 3 फैक्टर आप जान लीजिए। इन्होंने कहा कि ये डिपेंड करेगा, ये जो थ्योरी है ये डिपेंड करेगा 3 फैक्टर पे। और 3 फैक्टर क्या है, तो इन्होंने कहा पहला तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि जो गुड्स है उसकी प्राइस हमें पता होनी चाहिए, जो गुड्स है उसकी हमें प्राइस पता होनी चाहिए। इन्होंने पहला फैक्टर ये बताया। और दूसरा फैक्टर जो इन्होंने बताया वो बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, ये पता होना चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ मनी में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या लफड़ा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने ऐसे फैक्टर बता दिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए बहुत आसान है, समझिएगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताया। इन्होंने फार्मूला दिया और इस फार्मूले को इन्होंने नाम दिया, ये फार्मूला बताया इन्होंने कहा अगर MU इन टर्म्स ऑफ मनी ये बराबर हो जाए प्राइस ऑफ कमोडिटी के, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए तो समझ लो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इसको हम 60 में लिख देते हैं, MUM = PX। तो ये फार्मूला है। अगर ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है तो समझ लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। तो पहले हम ये समझते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी तो मुझे समझ में आ गया,
मार्जिनल यूटिलिटी भी समझ में आ रहा है कि भाई गुड्स हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ये क्या है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि जब हम कोई गुड्स का कंजप्शन करते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई हमने एक गिलास पानी पिया तो एक गिलास पानी में क्या होता है, हमें मिलने में कुछ ना, उसको जब पीते तो मज़ा आता है ना, और उस मज़े को हम क्या नाम दे देते हैं, यूटिल्स। क्या नाम देते हैं उसको, यूटिलिटी नाम देते हैं, यूटिलिटी। यानी जो मज़ा मिल रहा है उसी को यूटिलिटी बोला गया। यानी किसी गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं तो उसको हम नापते हैं, उसी यूटिलिटी को नापते हैं हम यूटिल्स में नापते हैं। मतलब जो यूटिलिटी मिल रही है उसको हम यूटिल्स में नापते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो MUM है, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी के केस में नापेंगे। यानी अगर मुझे यहाँ पे 10 यूटिल्स मिल रहा है, एक गिलास पानी पीने मुझे 10 यूटिल्स मिल रहा है, तो हम इसको 10 यूटिल्स नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको बोलेंगे 10 रुपये के बराबर मुझे यूटिल्स मिल रहा है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। और जब ये मान लीजिए इससे इस गुड से मान लीजिए जो ये हमने एक गिलास पानी पिया और अगर मुझे 10 यूटिल्स उससे मिल रहा है, 10 यूटिल्स मिल रहा है, और अगर उस गुड्स का प्राइस भी 10 रुपये है, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाता है तो समझ लीजिए हम इक्विलिब्रियम में आ गए। इन्होंने ऐसा ही कुछ बताया, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कह दी। चलिए अब एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपको एक सिंपल भाषा में समझना है कि MUM का मतलब हुआ क्या, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप ऐसे समझिए कि what a consumer willing to pay, इसका मतलब हुआ कि एक कंज्यूमर किसी गुड्स के लिए जितना रुपया देना चाहता है वही क्या हो जाता है, वही उसका मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हो गया, ठीक है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप मार्केट में गए, अब मार्केट में आप गए और आपको दिखाई दिया बिल्कुल तवे पे एकदम सेका हुआ बर्गर। आप देखें, अब आपको लगा, आपके मुंह में पानी आ गया, भाई साहब एक काम करते हैं, इस बर्गर का अगर मुझे 25 रुपये मिले ना तो मैं 25 रुपये इसको दे दूंगा। मतलब आप कितना देने की इच्छुक हैं, आप देने के लिए इच्छुक हैं 25 रुपीज़। लेकिन जब दुकानदार के पास जाते हैं ना तो दुकानदार आपको देता है 20 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप देने के लिए इच्छुक थे 25 रुपये। इसका मतलब जो MUM बराबर कितना हो गया 25, लेकिन प्राइस कितना है 20, प्राइस कितना है 20। तो यहाँ पे आप क्या हैं, अभी आप इक्विलिब्रियम में नहीं है, बल्कि आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज़्यादा हैं, क्योंकि MUM बराबर प्राइस नहीं हुआ है, ठीक है। ये प्राइस है और ये MUM है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, तो बराबर नहीं हुआ। लेकिन अभी आप 20 रुपये देने की इच्छुक होते और प्राइस भी 20 रुपये होता तो आप क्या हो जाते, आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते। यही ये समझाना चाहते हैं, ये जो मार्शल महोदय हैं यही समझाना चाहते हैं वन कमोडिटी के कंजप्शन में, ठीक है। अब देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, अब इसको हम पूरी तरीके से डायग्रामेटिकली, यानी जो हम टेबल बना के आपको समझाते हैं, ठीक है। एक टेबल बना के मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ। चलिए, तो पूरी तरीके से आपके एग्जाम वाले कॉन्सेप्ट में चल रहा हूँ, आपको नंबर कैसे गेन करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भैया, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं एग्जांपल ले लें किसका, जिसका आपको ये देखिए, चलिए मैं पिज्ज़ा का एग्जांपल लेता हूँ, नंबर ऑफ पिज्ज़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पिज्जे का नंबर ऑफ पिज्ज़ा, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब पिज्ज़ा मान लीजिए ये नंबर ऑफ पिज्ज़ा और यहाँ पे मैंने लिख दिया MUM, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। मनी के टर्म्स में जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और प्राइस, जो उस गुड्स का प्राइस जो है, ठीक है, यहाँ PS का मतलब X गुड्स का प्राइस। तो अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने पहला पिज्ज़ा खाया, पहला यूनिट पिज्ज़ा खाया, और मैं उस पहले यूनिट के लिए देने के लिए तैयार था कितना, 5 रुपये देने के लिए। एक एग्जांपल देखो, 5 रुपये में नहीं मिलता, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए पहले पिज्ज़ा के लिए मैं 5 रुपये देने के लिए इच्छुक हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है और मैं चाहता हूँ कि मुझे पिज्ज़ा मिले तो मैं 5 रुपये तुरंत दे दूँ। तो चलिए मैं 5 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में प्राइस एक ही रहेगा, प्राइस तो फिक्स रहेगा ना। तो प्राइस मान लीजिए 3 रुपये है और मैं पहले यूनिट के लिए देने के लिए 5 हूँ तैयार, ठीक। अब मान लीजिए दूसरा यूनिट जब मैं चाहता हूँ ख़रीदना, तो दूसरे यूनिट के लिए पहला यूनिट जब मैं खाया तो मेरी भूख कुछ शांत हुई। अब मैं उसके लिए कम पैसे दूंगा,
क्योंकि पहले मुझे ज़रूरत ज़्यादा थी इसलिए मैं ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार था। अब मुझे ज़रूरत कम है तो धीरे धीरे मैं अपना रुपया घटाऊंगा, मतलब अपनी जो वर्थ ऑफ मनी है, जो मैं जितना देने के इच्छुक हूँ वो कम करूँगा। अब मैं 4 रुपये देने के लिए इच्छुक करूँगा, मतलब 4 रुपये देने के लिए तैयार रखूँगा, प्राइस तो 3 ही रहेगा। फिर मान लीजिए तीसरा यूनिट, तो तीसरे यूनिट के लिए मान लीजिए मैं अब यहाँ पे 3 देने के लिए तैयार रहूँगा और प्राइस तो सेम ही है। फिर इसी तरह चौथे यूनिट के लिए मैं यहाँ पे 2 और प्राइस तो फिक्स है। इसी तरह 5वें यूनिट के लिए मैं 1 देने के लिए तैयार हूँ, प्राइस फिक्स है। लेकिन 6वें यूनिट के लिए अब मैं 1 भी रुपया नहीं देना चाहूँगा, भले ही वो मुझे 3 रुपये में मिल रहा है, मैं इसके लिए 1 रुपया नहीं देना चाहूँगा। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या है, तो देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे है, मैं किस यूनिट पिज्जे पे मतलब पिज्जा का कौन सा यूनिट में कंज्यूम करूँ जहाँ पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाऊँ। तो वो पॉइंट आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा ये MUM बराबर है PX के, ये यूनिट। यानी अगर मैं तीसरा पिज्ज़ा खाता हूँ तो तीसरा पिज्ज़ा का दाम भी PX यानी प्राइस कितना है 3 और MUM कितना है 3, मतलब मैं जो देने के इच्छुक हूँ वो भी 3 है, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी वो भी 3 है। तो यानी ये मेरा हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। बात समझ आ गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगी। ठीक, लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब प्राइस 3 ही 3 था और पहले यूनिट के लिए मैं 5 रुपये देने के लिए तैयार था, इसका मतलब मुझे मिला कितने में 3 और मैं देने के लिए कितना तैयार था 5, मतलब मेरा बचा कितना 2, मेरा कितना बचा 2 रुपये बचा। इसका मतलब यहाँ पे पहले यूनिट पे और दूसरे यूनिट पे मुझे मिला कम में, मैं देना चाहता था ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर क्या है सरप्लस है, यानी यहाँ पे कंज्यूमर की बचत हो रही है। तो कंज्यूमर बचत मतलब यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस में है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कंज्यूमर को मिल रहा है 3 रुपये में, लेकिन वो देने की इच्छुक है कितना 2 1, यानी जितने में मिल रहा है उससे कम देना चाहता है। यहाँ पे अगर कंज्यूमर कंजप्शन करता है तो वो लॉस में होगा। किस में होगा, लॉस में होगा। तो ऊपर वाले यानी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, लॉस। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम डायग्राम में समझते हैं। तो डायग्राम कैसे समझेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे अब क्या कर दिया, इसी को हम प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्लॉटिंग करना सिखाया है। तो कैसे करते हैं, हमने क्या किया, हमने इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। ठीक, एक्स पॉइंट हमने इस पे इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे वाई कर दिया, ऐसे ही करते हैं हम लोग। फिर हमने क्या किया, हमने कितना जो यूनिट है, यूनिट ऑफ पिज्ज़ा, यहाँ देखिए यूनिट ऑफ पिज्ज़ा यहाँ हमने नीचे मेंशन कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम MUM ऑफ पिज्ज़ा, ठीक, मतलब MUM, ठीक है, मार्जिनल यूनिट जो हमें मिल रही है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो हमने कितना यूनिट किया था, 1 से लेके 6 तक, 2 3 4 5 6 यूनिट तक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऊपर हमें कहाँ से देखिए 0 से लेके 5 तक है, 0 से लेके 5 तक है। तो हम यहाँ पे शुरुआत कर देते 1 2 3 4 5, ठीक है, कर दिया। अब हम प्लॉटिंग करना चालू कर देते हैं। प्लॉटिंग कैसे करेंगे, देखिए पहले यूनिट से हमें कितना मिलता है, पहले यूनिट से हमें 5 पहले यूनिट से, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कंटिन्यू। ठीक, देखिए पहले यूनिट से मुझे कितना है 5, तो पहला यूनिट यहाँ है और 5 कहाँ है, यहाँ है, तो मैं यहाँ पे प्लॉटिंग कर देता हूँ। दूसरे से 4 है तो दूसरा यहाँ है, 4 यहाँ है। चलिए तीसरे पे 3 कहाँ है, यहाँ पे है, कर दिया। चौथे पे कितना है 2, तो चौथे पे देखिए यहाँ पे 4 पे 2 है, तो 4 पे 2 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। और 5वें पे कितना है, 5वें पे 1 है, तो 5वें पे 1 यहाँ कर दिया। लेकिन 6वें पे कितना है 0, तो 0 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को मिला देता हूँ। ठीक है, अब मैंने जब मिलाया तो ये इस तरीके से मिलेगा, ये इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप इसको मान चलिएगा, ये ऐसे मिलेगा। लेकिन अब प्राइस की बात करें तो प्राइस देखिए 3 फिक्स है, यानी पहले यूनिट पे भी हमें 3 रुपये प्राइस में मिलेगा, दूसरे यूनिट पे 3 रुपये में, तीसरे यूनिट पे भी 3 रुपये में, चौथे यूनिट पे भी 3 रुपये में, 5वें यूनिट पे भी 3 रुपये में। मतलब प्राइस बिल्कुल फिक्स है, प्राइस
प्राइस फिक्स। अब देखिए जहाँ पे प्राइस और जहाँ पे एम दोनों एक दूसरे को मैच एक बराबर है, मतलब दोनों एक दूसरे पे कहाँ, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये हमारा क्या था, ये हमारा एम यू यानी ये मार्जिन यूटिलिटी का लाइन है, और ये हमारा पी एक्स यानी प्राइस का लाइन है, ठीक है। तो प्राइस तो फिक्स है और एम यू क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट हमने आपको क्या बताया था, ये कंज्यूमर सरप्लस है 5-4 जहाँ पे, तो 5-4 ये हमारा ये वाला पॉइंट पूरी तरीके से क्या है, ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस को हम कैसे शो करेंगे, एम यू एम ग्रेटर देन पी एक्स, यानी प्राइस से ज़्यादा हमें मार्जिनलिटी यहाँ से मिल रही है। जबकि ये वाला हिस्सा जो है, इसके नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा हमें क्या शो करेगा, ये वाला हिस्सा जो है एम यू लेस देन पी एक्स, यानी ये वाला हिस्सा हमारा प्राइस से कम हमें मिल रहा है यहाँ पे एम यू, तो ये हमारा लॉस में है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। देखिए यही होता है, आप देखेंगे प्रैक्टिकली लाइफ में भी सेम यही इवेंट होता है, यही घटना घटित होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया, अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो एग्जाम में जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, और मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछेगा, पहला कंडीशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि अगर एक कंडीशन दे दिया, इफ़ एम यू एम ग्रेटर देन पी, अगर ये कंडीशन हो तो यहाँ पे देगा कि व्हाट शुड कंज्यूमर डू, कह रहा अगर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस से ज़्यादा है तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। तो आपको उत्तर क्या देना पड़ेगा, आंसर में आप क्या लिखेंगे भैया, आंसर में लिखेंगे कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी प्राइस से ज़्यादा है, यानी ये वाली कंडीशन है, तो हम इसका कंजप्शन बढ़ाएंगे, किसका, यानी इस गुड्स का कंजप्शन बढ़ाएंगे, और तब तक बढ़ाएंगे जब तक एम यू एम इक्वल टू प्राइस के बराबर ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी गुड्स का कंजप्शन करते हैं उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और हम कहाँ जाएंगे, इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंज्यूमर शुड कंज्यूम मोर, कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, ज़्यादा कंजप्शन करना चाहिए, अंटिल मतलब जब तक नहीं, क्या नहीं, जब तक नहीं वो क्या करें, जब तक एम यू एम बराबर पी एक्स के ना हो जाए, तब तक हम इसको कंज्यूम करेंगे। क्यों, बी कॉज ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे बी कॉज ऑफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग लीड्स टू द डिक्रीज ऑफ एम यू एम, क्योंकि अगर किसी गुड्स का कंजप्शन कंटिन्यू करते हैं तो उसका क्या होता है, एम यू जो है डिक्रीज होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा सेम इसी का अपोजिट दे देगा, इफ़ एम यू एम लेस देन पी, अगर यहाँ पे एम यू लेस देन पी ये दे दे, तो व्हाट शुड कंज्यूमर डू, तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। तो आप इसी का अपोजिट कर दीजिए कि कंज्यूमर शुड, यहाँ पे लिखेंगे कंज्यूमर शुड लेस कंज्यूम, है ना, लेस कंज्यूम, कंज्यूमर क्या करेगा, वो कम कंजप्शन करेगा। क्योंकि देखिए अगर इस कंडीशन में करे, अगर ये कंडीशन हो तो कंज्यूमर कम कंजप्शन करेगा, और कम कंजप्शन करेगा तो वो यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, और इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम उसका पॉइंट आ जाएगा। तो वो क्या होगा, वो एक मतलब जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है उस पर आके रुक जाएगा, और यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। यानी उसको आना कहाँ पे है, उसको सेम कंडीशन इसी को फॉलो करना है, उसको इसी पे आना है, उसको इसी पे ही आना है, और यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और पूरी तरीके से मैंने आपको जो बताया ये प्रैक्टिकली है। बस हाँ, इसमें एक चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है कि जो मार्शल साहब ने कहा कि अगर इसको हम किस में नापेंगे, नंबर में, तो खैर वो सब डजन मैटर, हमें यहाँ पे अपने नंबर को अचीव गेन करना है, मैक्सिमम नंबर लाना है। तो आप इसी रूल्स को फॉलो करेंगे, इसी तरीके से आप अगर अपने एग्ज़ाम को में राइट करेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो
इस तरीके से आप करते चले जाइए, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है, यानी दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो वीडियो को इसको शेयर कीजिए, आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।